हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल APGS पॉइंट। तो जैसा कि हमने पॉलिटी में पढ़ा था, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था गवर्नमेंट के बारे में। गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है, इसके कितने पिलर्स होते हैं, क्या काम होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, वो तो हम अभी स्टार्ट करेंगे। इसके आप लोगों को एक नोटिस देना था कि आप लोगों को शायद ये पता भी होगा कि अब इसी चैनल पर जो है इंग्लिश ग्रामर की क्लास भी आप लोगों की चलेगी, ठीक है। वो प्रिंस आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है, प्रिंस सर हैं, आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। उन्होंने अपनी इंट्रोडक्शन की क्लास भी दी हुई है, ठीक है। तो ग्रामर का आपको सबसे बेस्ट कंटेंट जो है दिया जाएगा, ठीक है। तो यही आप लोगों को बताना था, ठीक है। तो आप लोग देखिए प्लीज़ वीडियो को, ठीक है, कमेंट कीजिए, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं प्लीज़ हमें कमेंट में बताइए। तो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़े थे, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है, मतलब समझा था। उसके बाद इनके पिलर भी समझे थे। आज थोड़ा हम देख लेते हैं। एक्चुअली हम ये जो टॉपिक हमने प्रीवियस क्लास में बता दिया है, ठीक है, लेकिन थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहीं पर छोड़ा था हमने टॉपिक, ठीक है। तो गवर्नमेंट, सरकार, सबसे पहले हम इसका मतलब समझते हैं। आखिर गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का मतलब देखो, गवर्नमेंट होती क्या है। गवर्नमेंट किसी भी देश में, ठीक, गवर्नमेंट एक ऐसी संस्था होती है जो अपने नागरिकों के विकास व कल्याण के लिए काम करे। किसी भी देश में अगर कोई भी सरकार है, ठीक है, तो उसका काम यही रहता है, ठीक, कि अपने नागरिकों के लिए विकास और कल्याण का काम करे। अब देखो, इसमें दो वर्ड का यूज हुआ है, विकास और कल्याण। ये वर्ड आप लोगों को जितना सुनने में अच्छे लग रहे होंगे ना, कोई भी देश रातों रात विकास नहीं कर सकता है, ठीक है। ये जो विकास वर्ड है ना, इसको करने में ना लाखों वर्ष लग जाते हैं किसी देश को, ठीक है। और ये जो विकास और कल्याण है, किसी भी देश का कभी भी 100% हो ही नहीं सकता, वो हमेशा चलता ही रहता। आप USA को ही ले लीजिए भाई, सबसे अगर देखते हैं हर चीज़ में पावरफुल है, ठीक है, पैसे में भी, ठीक है, हर चीज़ में पावरफुल है, ठीक, एटॉमिक एनर्जी में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो क्या वहाँ विकास और डेवलपमेंट और वेलफेयर वहाँ 100% है? वहाँ भी नहीं है। वहाँ की गवर्नमेंट भी अभी इस पर काम कर रही है, विकास और कल्याण पर ही काम कर रही है, ठीक है। तो ये मतलब होता है, ठीक। अब देखो, कोई भी व्यक्ति है अगर वो विकास और कल्याण करना चाहेगा तो अकेले नहीं कर सकता है। तो हम बात करते हैं सरकार की, ठीक है। तो सरकार की तीन पिलर होते हैं। ये ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि सरकार के 3 पिलर होते हैं, गवर्नमेंट के 3 पिलर होते हैं। पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अब समझते हैं भाई, आखिर गवर्नमेंट के 3 पिलर होते हैं, ये आखिर क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। आखिर गवर्नमेंट के 3 पिलर क्यों होते हैं, गवर्नमेंट खुद क्यों नहीं अकेली होती है, ठीक है। देखो, कोई भी देश इतना छोटा नहीं होता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अगर विकास और कल्याण करना चाहेगा ना, तो पॉसिबल नहीं है इतना, ठीक है ना। क्योंकि आप देखते हैं कोई भी काम करना है, अगर आप अकेले करते हैं ना तो उसको करने में टाइम लगता है, लेकिन अगर 10-20 लोग मिलकर करते हैं ना तो काम जल्दी से हो जाता है, कम टाइम में होता है, ठीक है। तो सरकार भी यही काम करती है अपने नागरिकों के विकास और कल्याण के लिए, ठीक है। सरकार के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब बात करते हैं लेजिस्लेटिव, ठीक है। सरकार इन्हीं से मिलकर बनी होती है, ठीक, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, इन्हीं 3 फैक्टर से, 3 पिलर से मिलकर गवर्नमेंट का निर्माण होता है ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। अभी हम बताएंगे कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सरकार का किस प्रकार से निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम समझते हैं। बात करते हैं लेजिस्लेटिव। तो भाई लेजिस्लेटिव क्या है, गवर्नमेंट का एक पिलर है, अंग है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, किसी भी देश में लेजिस्लेटिव की अगर बात करते हैं, किसी भी देश में लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून व नीतियाँ बनाना, टू मेक द लॉ। कोई भी कानून बनाना है किसी भी देश में, वो कानून कैसा भी हो, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर पर हो, ठीक है, या एग्रीकल्चर पर हो, चाहे जिस पर हो, ठीक है, वो काम कौन करेगा, लेजिस्लेटिव करेगी, ठीक है। अब इस कानून को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक, एग्जीक्यूट करने का काम है एग्जीक्यूटिव का, कार्यपालिका का, ठीक। लेजिस्लेटिव जो भी कानून बनाएगी वो भैया एग्जीक्यूटिव के पास ट्रांसफर करेगी कि आप इसे अपने देश में क्या कीजिए, एग्जीक्यूट कीजिए, इसे लागू करवाइए, ठीक है। अब बात करते हैं जुडिशरी। जुडिशरी का क्या काम होता है, ठीक है। जुडिशरी का काम यही होता है, जो कानून बनाया गया है, विधायिका ने, लेजिस्लेटिव ने जो कानून बनाया है वो संवैधानिक रूप से सही है या नहीं, ठीक है, लोगों के लिए हार्मफुल तो नहीं है, नुकसानदायक तो नहीं है, ठीक है, आने वाले भविष्य, ठीक, जो भी हमारे देश का भविष्य है उसके लिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेगा, उसको चेक करना जुडिशरी का काम है, ठीक। जुडिशरी क्या करती है, इस एक्ट की
पूरी क्या करती है, न्यायिक समीक्षा करती है, जांच करवाती है कि ये कानून बना हुआ है, ये संवैधानिक रूप से सही है। अगर सही होता है तो जुडिशरी क्या करती है, उसका संरक्षण करके उसे पास कर देती है, ठीक, लागू होता है, ठीक, उसका संरक्षण करती है। कोई भी कानून बनेगा तो जुडिशरी उसका संरक्षण करेगी। लेकिन अगर कोई भी कानून मान लो लेजिस्लेटिव ने ऐसा बना दिया है जो संवैधानिक रूप से सही नहीं है, तो जुडिशरी क्या करेगी, उसकी न्यायिक समीक्षा करेगी और उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देगी, मतलब निरस्त कर देगी, ठीक है। तो ये होते हैं भैया सरकार के 3 पिलर, ठीक, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन्हीं से मिलकर सरकार का निर्माण होता है। अब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में आते हैं, ठीक, क्योंकि हम इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, तो हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। तो हम देखते हैं भैया अब इंडिया के ऊपर ये तीनों पिलर लेते हैं। सरकार भारत में भी है, ठीक। अब भारत में 2 सरकार होती है, सभी को पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम सबसे पहले पूरे देश, ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हो, तो स्टेट गवर्नमेंट की बाद में बात करेंगे, ठीक है। किसी भी देश की जो मुख्य सरकार होती है, जिसके पास मेन पावर होती है, हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। हम बात करते हैं, देखो इंडिया के पर्सपेक्टिव में लेते हैं तो लेजिस्लेटिव भी है इंडिया में, एग्जीक्यूटिव भी है और जुडिशरी भी है सेंटर में, ठीक। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार। तो लेजिस्लेटिव, सेंटर में लेजिस्लेटिव क्या है, पार्लियामेंट, सभी को पता है, संसद। भाई केंद्र सरकार में लेजिस्लेटिव का काम क्या होता है, संसद ही तो है, संसद ही तो कानून को बनाती है, संसद क्या करती है, कानून बनाती है, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो संसद में कानून बनाता कौन है, संसद में कानून मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी बनाते हैं। तो जरा हम इन तीनों पिलर को चेक करते हैं इंडिया के पर्सपेक्टिव में, क्या ये तीनों पिलर सही हैं। ये जो व्यवस्था सरकार चली आ रही है भाई, जब से 1947 के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ है, तो ये बुरी व्यवस्था बनी, ठीक है। 1946 में संविधान बना, संविधान का निर्माण हुआ और 1949 में बनकर तैयार हुआ, ठीक है। संविधान सभा हुई थी 1946 में, ठीक है, और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, ठीक है। उसके बाद ही चुनाव हुए थे, उसी के बाद सरकार का निर्माण हुआ। तो ये जो विचारधारा चली आ रही आज के 60-65 साल हो गए हैं, 70 साल, ठीक है। तो हम इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि ये जो पूरी सिस्टम है ये प्रेजेंट टाइम में कैसा है, ठीक है। उस टाइम उसका भी देखेंगे भी, ठीक है। प्रेजेंट टाइम का पहले चेक करते हैं। हम जुडिशरी को लेते, सॉरी लेजिस्लेटिव को लेते हैं। भारत में लेजिस्लेटिव क्या है, पार्लियामेंट, संसद है। संसद में कौन होते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब बात करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद बनने के लिए आपके पास कोई वैलिडिटी नहीं, कोई भी एलिजिबिलिटी नहीं होनी चाहिए। आप कुछ भी नहीं है ना, तभी आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, हम आप लोगों को सिंपल एग्जांपल लेकर समझाते हैं। मान लो देखो हम ही लोग हैं भाई, अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज कराने के लिए, ठीक, तो पहले हम उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, MBBS है कि नहीं, MD है कि नहीं, तब हम उसकी फीस देते हैं, ठीक है। तब उससे हम दवाइयाँ लेते हैं और इलाज कराते हैं, ठीक। यहाँ तो हमने पूरा देश दे दिया है, ठीक है। इनके पास क्या है ना, तो भाई अब सभी को पता होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए ना तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है, और ना ही इनकी कोई ट्रेनिंग होती है, ठीक। और इनका बिहेवियर भी आधे से ज़्यादा 90% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर अगर आप इनकी हिस्ट्री चेक करो तो बलात्कार, हत्या, इस तरह के केस चलते रहते हैं। तो इनका बिहेवियर भी सही नहीं होता है, ठीक है भाई। अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसमें लेजिस्लेटिव की क्वालिफिकेशन, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपको अगर कोई भी प्राइवेट नौकरी हो या सरकारी नौकरी हो, कोई भी अगर नौकरी करनी है ना, जो व्यक्ति आपको नौकरी पर रखेगा ना, पहले आपका बायोडाटा ही चेक करेगा, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। मान लो आप 12th पास किए हैं, ठीक, तभी आप लोग आपको रख लेगा, ठीक। लेकिन आपके पास अगर कोई भी बैकग्राउंड नहीं है ना, तो कोई भी व्यक्ति आपको काम नहीं देगा। लेकिन आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं भाई, यहाँ है, ठीक है, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकते हैं, ठीक है। यही एक खराब सिस्टम है, पहली सिस्टम यही हुआ, ठीक, क्योंकि इनको क्या है, तो कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है, ना तो इनको शिक्षा का ज्ञान है, किसी का ज्ञान नहीं। ठीक, दूसरी बात हम बात करते हैं, मान लो आप IAS बने। अब IAS बनते ही आपको तुरंत तो कलेक्टर बनाया नहीं जाएगा, ठीक है, 6-7 साल बाद आपको कलेक्टर बनाया जाएगा। पहले आपको DM के अंडर काम करना होगा, फिर ADM बनेंगे, फिर DM बनेंगे। तो इसमें होता क्या है भाई, इसमें जो IAS से DM बनने का जो सफ़र है ना, 6-7 साल का होता है। इसी 6-7 साल में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। जो ट्रेनिंग होती है ना DM की, ये 6-7 साल की ट्रेनिंग ही होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मान लो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, कल DM ने क्या किया, साइन करके दिया आपको, ठीक है। अब ये क्या करेंगे भैया, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे ये ट्रेन पर बैठेंगे और दिल्ली हटेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे, कानून बनाएंगे। मतलब कोई इन्हें मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो इनकी है नहीं, ठीक है, ना तो इनका शिक्षा का ज्ञान है, ठीक। दूसरा इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं है। सबसे 2 गलतियां सबसे बड़ी इंडियन पॉलिटिक्स में यही होती हैं, ठीक। जितने भी पॉलिटिशियन होते हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को किसी को उठाइए, उठा कर देखिए, शायद 2-3%
लोग पढ़े लिखे मिले, बाकी आपको 90% लोग अनपढ़ मिलेंगे, गंवार मिलेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे बड़ी लिमिटेशन दो देखी कमियाँ। पहला इसमें क्या होता है भैया, लेजिस्लेटिव में सबसे बड़ी कमी क्या है पार्लियामेंट में, ठीक है, भारत की, ठीक है। सबसे पहला एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, दूसरा इनकी कोई ट्रेनिंग भी नहीं। अब हम तीसरे पे आते हैं। अब हमने बात की थी बिहेवियर की, ठीक, आधे से ज़्यादा 90% की हम बात करते हैं। जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ना, इनके ऊपर हत्या, बलात्कार, इस तरह के केसेस चलते रहते हैं, ठीक, तब भी इनको टिकट दे दिया जाता है, ठीक। तो जब इस तरह के व्यक्ति पार्लियामेंट में बैठेंगे, ठीक है, तो ये कानून आप समझ सकते हो किस तरह के बनाएंगे, ठीक है। तो ये जो पूरी व्यवस्था है, ठीक, इसमें तो पूरे सुधार के चांसेस हैं। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तब लोग अवेयर नहीं थे, लोगों के पास शिक्षा का ज्ञान ही नहीं था। 90% केवल 100% जनसंख्या में 10% लोग ही पढ़े लिखे थे, 90% नहीं थे, ठीक। तो इसमें हुआ क्या था, तो इसीलिए लाया गया था कि भाई आपको अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में तो लोग अवेयर हैं, लोगों को शिक्षा का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें कोई ना कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर ऐड करना चाहिए, चाहे वो एक डिप्लोमा हो, ठीक है। और इनकी ट्रेनिंग तो अवश्य ही होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। आज रोड पे चल रहे हैं, कल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, अट गए पार्लियामेंट, ठीक है। आपको बताते हैं कि आधे से अधिक जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, एमपी होते हैं, ठीक, अगर पार्लियामेंट में कोई भी एक्ट आता है, ठीक, तो इनको ये इतना भी नहीं पता होता है कि एक्ट किस पर आया है, ठीक है। ये इसलिए उसको सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान का आदेश होता है, ठीक है। मतलब जो कानून बन रहा है उसके बारे में ही इनको नहीं पता है, तो कानून कौन सा बनाएंगे, ठीक है, सपोर्ट कर देते हैं क्योंकि पार्टी हाईकमान का आदेश होता है, ठीक है, तो सपोर्ट तो कर देते हैं। अब ट्रेनिंग के बारे में हमने बता दिया, बिहेवियर के बारे में बता दिया, ठीक। सबसे बड़ी 3 कमियां हमने इसमें बताई, इस समय प्रेजेंट में सुधार करनी चाहिए, ठीक है। अब हम आते हैं एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है हमने बताया, कानून को लागू करना। अब एग्जीक्यूटिव 2 होते हैं, समझिए जरा, एग्जीक्यूटिव 2 होते हैं। हमने बात की एग्जीक्यूटिव की, लेजिस्लेटिव और लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे समझाया। अब बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की। भारत का अगर एग्जीक्यूटिव की बात करें तो एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट, एक टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में क्या होता है भैया, IAS IPS होते हैं, ठीक, जो सिविल सर्वेंट होते हैं, ब्यूरोक्रेट होते हैं, ठीक है। तो हमें ये पढ़ना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको समझने से पहले जरा ये भी समझ लीजिए, ठीक है। जुडिशरी के बारे में बता दिया था, ठीक, इसका काम यही होता। एक चीज़ और समझ लीजिए, हमने उस दिन भी बताया था, ये जो 3 पिलर होते हैं, ठीक, इन 3 पिलरों का काम अगर संगठन से नहीं हुआ, ठीक, अगर ये 3 पिलर एक साथ काम नहीं करे, अगर मान लो हम बता रहे हैं लेजिस्लेटिव अगर अच्छे से काम नहीं करेगी ना, तो एग्जीक्यूटिव जुडिशरी अपने आप ही खराब हो जाएंगे, ठीक, इनका काम बेकार हो जाएगा। एज एग्जाम्पल मान लो लेजिस्लेटिव कोई एक्ट ही ना बनाए, कोई कानून ही ना बनाए, एग्जीक्यूटिव क्या लागू करेगा भाई, जब कोई कानून ही नहीं बनेगा इनका काम खत्म हो गया। जब कोई कानून लागू नहीं होगा तो उसका प्रोटेक्शन कौन करेगा, इनका भी काम खत्म। मान लो इसने कोई एक्ट बनाया, ठीक है, इसने एक्ट बनाया, कोई एक्ट बनाया, इसने उसे लागू किया, ठीक है, इसने संरक्षण नहीं किया, ठीक, जब ये प्रोटेक्शन नहीं करेगा, उस एक्ट की समीक्षा नहीं करेगा, तो इनका जो मन होगा वो कानून बनाएंगे, चाहे वो संवैधानिक हो, चाहे असंवैधानिक हो, गैर संवैधानिक हो, ठीक। ये भी भैया जो एक्ट लागू होगा जिस तरह से लागू कर पाएंगे, मतलब अपनी मनमौजी चलाएंगे दोनों लोग, एक प्रकार से डिक्टेटर का, ये जो दोनों बॉडी होंगी ये डिक्टेटर का रूप ले लेंगी, जो मन में आएगा वो करेंगे। भाई इन दोनों को कंट्रोल जुडिशरी ही तो करता है, ठीक है। मान लो इसने कोई कानून बनाया, इसने लागू किया, अब यहाँ पर कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है तो जज तो आएगा नहीं उसको सजा देने, भाई पुलिस ले जाएगी ना जज के पास, तभी तो सजा देगी। अब पुलिस भैया लेकर जाएगी नहीं, थाने में सेटलमेंट कर लेगी, तो जुडिशरी करेगा क्या, प्रोटेक्शन किसका करेगा, जब वायलेशन होगा तभी तो प्रोटेक्शन करेगा, और जज को पता चलेगा, जब कोर्ट में केस जाएंगे तभी तो उसका प्रोटेक्शन होगा, ठीक है। अगर ये बॉडी काम नहीं करेगी तो ये अपने आप बेकार हो जाएगी, ठीक। तो कोई भी बॉडी, इसमें से तीनों पिलर अगर एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे सही से, तो 2 पिलर अपने आप ही टूट जाएंगे, ठीक है। तो तीनों पिलरों का काम अच्छे से चलेगा, तभी किसी देश की व्यवस्था अच्छे से चलेगी और तभी किसी देश की सरकार अच्छे से काम कर पाएगी। आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक समझाते हैं।
आई होप मेरे भाई नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। अब हम समझते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आखिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव की बात की थी हमने। एग्जीक्यूटिव हमने बताया था गवर्नमेंट के कितने पिलर होते हैं, 3। लेजिस्लेटिव इधर हो गया, अभी 2 समझते हैं, उसके बाद जुडिशरी फिर समझेंगे। एग्जीक्यूटिव, यहाँ जुडिशरी का यूज नहीं है भाई। इंडिया के परस्पेक्टिव में समझ रहे हैं, ठीक। भारत के संदर्भ में समझ रहे हैं तो इंडिया में लेजिस्लेटिव क्या है, पार्लियामेंट, संसद, सभी को पता है भाई। भारत में केंद्र सरकार में अगर देखा जाए तो पार्लियामेंट, और स्टेट गवर्नमेंट में क्या देखा जाए, विधानमंडल, ठीक। राज्य विधानमंडल, ठीक। स्टेट लेजिस्लेटिव, ठीक है, उसके बारे में भी पढ़ाएंगे हम, ठीक। क्या है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट मतलब संसद, ठीक। अब देखते हैं संसद का निर्माण किससे होता है, ठीक। संसद में 2 हाउस होते हैं, ठीक। अपर हाउस राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा, ठीक है। ये क्या हो गया, अपर हाउस, अपर हाउस। ये क्या हो गया, लोअर हाउस, लोअर हाउस, ठीक है ना। इसमें कितने मेंबर होते हैं राज्यसभा में, मैक्सिमम 252, ठीक है। मैक्सिमम होते हैं 250, सॉरी, मैक्सिमम मेंबर 252। इसमें 545 हैं प्रेजेंट में, ठीक है, लेकिन होते कितने हैं, 552, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर 552 होते हैं, ठीक। इसमें मैक्सिमम मत लिखो, 245 हैं प्रेजेंट में, ठीक। प्रेजेंट लिख लो, ठीक। लेकिन याद रखो इसमें मैक्सिमम मेंबर होते हैं 250, इसमें होते हैं 552, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी एग्जीक्यूटिव, अभी समझा रहे हैं, थोड़ा नोट कर दें, उसके बाद अच्छे समझा रहे हैं। एग्जीक्यूटिव 2 प्रकार के होते हैं, हमने बताया था, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव, परमानेंट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव में क्या बताया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। इसमें क्या बताया था, CSC सिविल सर्विसेज, IAS IPS यानी ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, ब्यूरोक्रेटी। देखो हमने बताया था सरकार, ठीक। गवर्नमेंट के 3 पिलर होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ठीक है। लेजिस्लेटिव हमने इंडिया के संदर्भ में, ठीक, इंडिया के परस्पेक्टिव में बात कर रहे हैं तो भाई इंडिया में लेजिस्लेटिव क्या है, पार्लियामेंट, सभी को पता है, ठीक। इंडिया में जो लेजिस्लेटिव है वो पार्लियामेंट है, ठीक है। अब पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, ठीक है, अपर हाउस, लोअर हाउस। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा और लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा, ठीक है। अपर हाउस में जो मेंबर हैं प्रेजेंट में 245 हैं, लेकिन मैक्सिमम मेंबर हैं 250, ठीक। अगर बात करते हैं लोअर हाउस यानी लोकसभा में, तो लोकसभा में प्रेजेंट में जो मेंबर है 545 हैं, लेकिन मैक्सिमम मेंबर होते हैं 552। अब हमने बात की थी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक। हम अपने टॉपिक को समझते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एग्जीक्यूटिव के बारे में बात की थी, इसके बारे में बात हो चुकी थी, ठीक। देखो एग्जीक्यूटिव का निर्माण किससे होता है, ठीक है।
ठीक, जब भी लोकसभा चुनाव होंगे, ठीक, लोकसभा चुनाव में जो सदस्य चुनकर आएंगे 545% में, ठीक, इन्हीं 545 जो लोकसभा के सदस्य होंगे, जितने भी सदस्य होंगे, ठीक, 15% लोगों को क्या किया जाएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में सिलेक्ट किया जाएगा, इन्हीं को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, ठीक, मंत्री परिषद, वो भी जो मेजोरिटी पार्टी की होगी, ठीक, जिसकी मेजोरिटी देश में लोकसभा में होगी, उसी पार्टी के जो मेंबर होंगे, ठीक, कुल मेजोरिटी का, ठीक, जितने भी मेंबर होंगे, कुल मेंबर के 15% लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में बनाया जाएगा। अब देखो भैया, यहाँ जो लोग आ रहे हैं, हमने अभी बताया, ना तो एजुकेशनल बैकग्राउंड है इनका कोई, ठीक, ना तो पढ़े लिखे हैं, ट्रेनिंग भी नहीं है, और बिहेवियर भी इनका अच्छा नहीं। अब देखो इसमें है, और इसी से लोग तो एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, जब जुडिशियल लेजिस्लेटिव नहीं सही है, अब यही लोग एग्जीक्यूटिव में आ रहे हैं, ठीक, तो क्या एग्जीक्यूटिव का सही से काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना, इनको कुछ पता ही नहीं है भैया। हमने भी बताया, एजुकेशन के बारे में अच्छे से डिस्कस किया, बिहेवियर के बारे में डिस्कस किया, ट्रेनिंग के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तो इसी से लोग जब इसमें आएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, तो भैया एग्जीक्यूटिव भी पूरी तरह से तहस नहस, यानी इसमें भी सुधार के जरूरत है, ठीक है। देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करते हैं तो होता यह है भैया, अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, इंडिया में अगर देखें डेमोक्रेसी में, तो रियल पावर किसके पास होती है? पॉलिटिशियन के पास होती है, ठीक। लेकिन एक्चुअली में देश को चलाता कौन है? ब्यूरोक्रेट, ठीक है। क्योंकि भाई जब इनको कुछ पता नहीं है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कोई भी मिनिस्ट्री देगी, मानो होम, किसी व्यक्ति को मिनिस्टर बनाया गया, होम मिनिस्टर बना दिया गया, ठीक। अब होम मिनिस्ट्री कोई छोटी तो होती नहीं भैया, ठीक, इनको कुछ पता नहीं है, तो इनको कौन बताएगा भैया? कोई भी कानून बनाना होगा, कलेक्टर को बुलाएंगे, कलेक्टर भैया इधर आओ, ठीक है, हाँ ये बनाना है, ठीक। तो इनडायरेक्टली कौन कंट्रोल कर रहा है? ये, ठीक है। और हर, आप लोगों को पता होगा, हर मिनिस्ट्री से कोई ना कोई टेंडर कनेक्ट होता है। जब इनको किसी के बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो यहीं से करप्शन की स्टार्टिंग होती है, ठीक है। ये बोलेंगे भैया जो भी ब्यूरोक्रेट होंगे कि जहाँ से पैसा ज़्यादा आए उसको टेंडर दो, यहीं से करप्शन का स्टार्ट होगा। तो जब ये नहीं छोड़ेंगे, तो ये तो पढ़े लिखे हैं, ये छोड़ेंगे? ये अच्छे से पढ़ लिख कर आते हैं, ठीक, इनको हर चीज़, हर क्षेत्र में नॉलेज होता है, ठीक। और याद रखना, हर मिनिस्ट्री से एक ब्यूरोक्रेट अटैच होता है, ठीक है। क्योंकि अगर ब्यूरोक्रेसी इंडिया में नहीं होगी ना, तो इंडिया की पूरी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि भाई डायरेक्टली पावर तो पॉलिटिशियन के हाथ में होती है, लेकिन इनडायरेक्टली देश को ब्यूरोक्रेसी ही चलाती है, ठीक। ब्यूरोक्रेट के हाथ में पावर होती है, ठीक। कोई भी काम करना, किसी भी मिनिस्टर को आप पूछ लीजिए, ठीक, कुछ नहीं पता होगा, ठीक। कोई भी एक्ट बनाना है ना, मिनिस्टर सीधा ब्यूरोक्रेट को बुलाएंगे, भैया इधर आओ, ये ऐसे मामला है, इसको समझाओ, इसको बनाओ, ठीक। बनाते ही हैं पूरा, ठीक, एग्जीक्यूट यही करवाते हैं, ठीक, अनाउंसमेंट यही करते हैं। तो होता क्या है भैया, ये भी सही से काम नहीं करेगी, क्योंकि यही लोग इसमें आ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी सुधार के चांसेस हैं, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। अब हम समझेंगे कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सरकार के कितने पिलर होते हैं, यानी सरकार का कैसे निर्माण होता है, ठीक। हमने ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग समझा है, ठीक है ना, गवर्नमेंट। अब हम समझेंगे कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सरकार के कितने पिलर होते हैं। कौन सी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग? कंटेम्पोरेरी आइडियोलॉजी, मतलब आधुनिक विचारधारा के अकॉर्डिंग, अनुसार, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सरकार का निर्माण किस प्रकार होता है, इसको हम समझेंगे, ठीक है। कितने पिलर होते हैं भाई, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सरकार के कितने पिलर होते हैं? पहला हमने देखा था लेजिस्लेटिव, दूसरा हमने देखा था एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी, अब चौथा पिलर है मीडिया, ठीक है। चौथा पिलर है मीडिया, हमने बात की है, देखो यहां पर मीडिया की, ठीक। तो मीडिया को क्या कहा जाता है, ठीक। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हिंदी में बोलते हैं,
लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। देखो पिलर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आधुनिक विचारधारा यानी कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सरकार का निर्माण किस प्रकार से होता है या सरकार के कितने पिलर होते हैं, ठीक, सरकार किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ठीक, कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, भाई ये तो ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में थे, ये तीनों ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी में थे, ठीक। परंपरागत विचारधारा के अनुसार सरकार का निर्माण इसी के आधार पर हुआ, तो सरकार के 3 पिलर थे। लेकिन कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजी में हम जैसे एंटर करेंगे मीडिया भी आ जाएगी, ठीक। मीडिया भी सरकार का 4th पिलर होगी। इसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी बोलते हैं, ठीक। अब बात करते हैं मीडिया का आखिर काम क्या होता है, क्यों मीडिया को ऐड किया गया भाई, ठीक, आखिर क्या कारण थे भाई। अभी तक जो आइडियोलॉजी चल रही थी ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग इस प्रकार से सरकार का निर्माण हुआ था, 3 पिलर थे, तो मीडिया को लाने की क्या जरूरत थी भाई, क्यों मीडिया लाई गई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मीडिया का काम देखते हैं। देखो ये है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट हो गई, और ये हो गई पब्लिक, ये हो गई मीडिया, ठीक है, मीडिया, ठीक है, ये हो गई मीडिया, ठीक है। देखो मीडिया जो है एक मीडिएटर के रूप में काम करती है, मीडिएटर, ठीक, मीडिएटर के रूप में, मध्यस्थ के रूप में काम करती है, मध्यस्थ, ठीक हो। देखो मीडिया एक बार हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाते हैं। नोट कर लीजिए, उसके बाद समझा रहे हैं। देखो मीडिया का काम हम देखते हैं, ठीक। तो मीडिया जो है सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ का काम करती है, मीडिएटर के रूप में काम करती है, ठीक है। अब मीडिया का काम क्या होता है भाई, पब्लिक की जो भी डिमांड है, पब्लिक डिमांड, ठीक, पब्लिक की जो भी डिमांड है वो कहाँ, सरकार तक पहुंचाना, यानी सरकार को बताना, पब्लिक की जो भी मांग है सरकार को बताना, पब्लिक क्या चाहती है, ठीक, ठीक है, किस प्रकार से आपसे पब्लिक संतुष्ट है, आपकी सरकार से है या नहीं है, ये मीडिया का काम है, ठीक है। लेकिन होता क्या है, प्रेजेंट टाइम में मीडिया ऐसी है नहीं, ठीक, गोदी मीडिया, मीडिया जो है गोदी मीडिया काम करती है, बिकाऊ मीडिया का काम करती है, ठीक है। जब मीडिया अगर हम बात करते हैं, ठीक, सबसे पहले तो मीडिया अगर रियलिटी से अपना काम करती थी ना, तो जब फ्रीडम स्ट्रगल था, सिस्टम था 1930, उससे पहले 1900 मतलब कि अगर देखते हैं तो 19वीं सदी से पहले मीडिया अपना ईमानदारी से काम करती थी, जब ब्रिटिश इंडिया पे शासन करते थे, ब्रिटिश रूल था, ठीक है। तब मीडिया मतलब जो अपना काम करती थी ना वो दिखता था लोगों को, ठीक है। अंग्रेज क्या करते थे, डेली डेली ये अंग्रेजों का काम था, जो भी मीडिया है, जो भी न्यूज़ पत्रकार, जो भी न्यूज़पेपर वाले, ठीक, अगर अंग्रेजों के खिलाफ छापते थे ना, दूसरे दिन वो इंस्टीट्यूट बंद ही मिलता था, उस प्रकार से मीडिया काम करती थी, ठीक। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में क्या है, बिकाऊ मीडिया है, गोदी मीडिया है, मीडिया अपना काम करती ही नहीं, ठीक। आपने हमेशा, आप किसी भी चैनल को अगर नोटिस करेंगे, ठीक, उस पर किसी ना किसी, या तो पॉलिटिशियन की बात चलेगी या तो किसी ना किसी बिजनेसमैन की बात चलेगी, ठीक। पब्लिक की बात चलती ही नहीं, पब्लिक क्या चाहती है, ठीक, क्या नहीं चाहती, उसकी बात कोई नहीं करता है, ठीक है। बस हाँ करते हैं बस 2-3 मिनट के लिए, लेकिन अगर देखते हैं टाइमिंग अगर देखी जाए ना, 24 घंटे में 20 घंटे कम से कम पॉलिटिशियन पर मीडिया चर्चा करती है, 4 घंटे पब्लिक पर, ठीक है। ये है प्रेजेंट टाइम की मीडिया। तो मीडिया को भी सुधार की जरूरत है, ठीक है। हम एक्चुअली यहाँ काम समझ रहे हैं तो मीडिया के बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहेंगे, ठीक है। तो मीडिया का काम जो है रियलिटी में वो ये है, ठीक है, कि पब्लिक की जो भी डिमांड है वो सरकार को बताना, और सरकार की जो भी पॉलिसी है और जो भी कमियां हैं, सरकार क्या गलत काम कर रही है, ठीक, लोगों के लिए जो पॉलिसी अच्छी बना रही है, जो गलत पॉलिसी बना रही है, ठीक, और जनता पर जो भी शासन कर रही है वो शासन सही प्रकार से चल रहा है, संवैधानिक रूप से सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, उसको जनता तक पहुंचाना। गवर्नमेंट की हर वो बात, ठीक, जो लोगों के लिए
गलत है, या लोगों के गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया हर वो कानून जो लोगों को हार्म करता है, ठीक, उसको नुकसान पहुंचाता है, ठीक, उसके लिए नुकसानदायक है, वो किसको बताना, पब्लिक को बताना, ठीक। लेकिन हमने अभी बताया प्रेजेंट में मीडिया इसका रोल नहीं निभा रही है, ठीक, और शायद ये सिस्टम कभी बिगड़ेगा भी नहीं, ठीक। तो फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इसको माना गया है, चौथा स्तंभ, ठीक। लेकिन देखो, अगर मीडिया जिस दिन अपना काम ईमानदारी से करने लगेगी ना, उस दिन इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, ठीक। इंडिया फिर से सब कॉन्टिनेंट ऑफ सब कॉन्टिनेंट बोला जाएगा, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडिया को फिर से एक बार इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में दर्जा मिल जाएगा जिस दिन मीडिया ने अपना सही से काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये इंडिया इंडिया कभी नहीं था, ठीक है, इंडिया को हमेशा इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते थे, भारतीय उपमहाद्वीप बोलते थे, ठीक। ये तो 1947 के बाद इंडिया बना है, ये सिचुएशन है इंडिया की, ठीक है, लिख लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के प्रकार, फिर कितने प्रकार की सरकारें होती हैं, ठीक है। हमने गवर्नमेंट देखा, ठीक है, गवर्नमेंट के किस प्रकार से निर्माण हुआ दोनों आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग देख लिया। अब हम देखते हैं सरकार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में देख रहे हैं। टाइप, ठीक है, तो गवर्नमेंट भैया तीन प्रकार की होती है। सबसे पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद समझाते हैं।
यहाँ थोड़ा चेंज कर लीजिए, गवर्नमेंट कर लीजिए, वैसे रिप्रेजेंटेटिव भी गलत नहीं था, गवर्नमेंट कर लीजिए ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम बात गवर्नमेंट कर रहे हैं। देखो हम गवर्नमेंट टाइप की बात करें, कितने प्रकार की सरकारें होती हैं पूरे विश्व में, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के बारे में भी बात करेंगे। इंडिया में तो भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार है, ठीक। लेकिन पूरे वर्ल्ड में अगर हम पूरे इस देखो ये चर्चा हो रही है गवर्नमेंट के बारे में, पूरे वर्ल्ड के बारे में हो रही है, ठीक है, इंडिया के परस्पेक्टिव में नहीं है, क्योंकि इंडिया में तो लोकतांत्रिक सरकार सभी को पता है, ठीक। पूरे वर्ल्ड के बारे में बात हो रही है, तो पूरे वर्ल्ड में सरकारें कितने प्रकार की होती है, गवर्नमेंट जो कितने टाइप होते हैं। सबसे पहली गवर्नमेंट बात करते हैं, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, राजतंत्रात्मक सरकार। इसमें क्या होता है, ठीक, इसमें कौन किसके हाथ में सारी पावर होती है, ठीक, राजा, राजा का शासन, ठीक। इसमें जो राजा का शासन होता है, ठीक है, इसमें शासन राजा करता है, ठीक है। अभी इसके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। दूसरी आगे ऑलिगोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक, अल्पतंत्रात्मक सरकार है, ठीक है। इसमें कुछ गिने चुने लोगों का ही शासन होता है, मतलब कुछ गिने चुने लोग ही क्या करते हैं भैया, शासन करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। सभी को पता है डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का शासन, ठीक है। अभी आपको पढ़ाएंगे डेमोक्रेसी की, हमने कल डिफिनेशन भी बताएंगे, ठीक है, कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है। किसने ये डिफिनेशन, जो अब्राहम लिंकन ने दी थी, ठीक है। डेमोक्रेसी की ये जो डिफिनेशन अब्राहम लिंकन ने बताई थी कि भाई डेमोक्रेसी में जनता का शासन होता है, रूल ऑफ पब्लिक। इसमें जनता क्या करती है, पब्लिक क्या करती है, गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, गवर्नमेंट को चुनती है, यानी सरकार बनाती है, अपनी खुद की सरकार बनाती है, ठीक है। मतलब जनता में से ही कुछ लोग क्या करते हैं भाई, इलेक्शन लड़ते हैं, ठीक, और जनता उनको चुनकर सरकार में भेजती है। और ये जो लोग होते हैं सरकार में, सरकार के जो भी लोग होते हैं, ठीक, यानी गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक पर रूल यानी शासन करती है, ठीक है। हमें इसके बारे में डिस्कस ज़्यादा करना नहीं है, क्योंकि ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये सरकारें बहुत ही कम देखने को मिलती है, ठीक। इसके बारे में कुछ ज़्यादा है भी नहीं पढ़ने को, ठीक है। हम इन दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे, ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। तो ज़रा हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो देखो दो सरकारें हमने बात की, इसमें क्या होता है भैया, जनता राजा का शासन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रूल ऑफ पब्लिक, रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन, जनता का शासन, ठीक है, जनता का शासन हो। इसमें क्या होता है, देखो जब राजा का शासन होगा, हमने अभी बताया था कोई भी गवर्नमेंट तीन चीजों, कुछ उसके पिलर होते हैं, ठीक है। अकेले हमने बताया था, अकेले एक व्यक्ति मिलकर के कभी किसी गवर्नमेंट का निर्माण नहीं कर सकता है, ठीक है। तो जब भी गवर्नमेंट का निर्माण होगा ना, उसके कुछ पार्ट होंगे, ठीक है, कुछ पार्ट से मिलकर गवर्नमेंट बनी होगी। तो जब भी किसी भी देश में ऑटोक्रेटिक सरकार होगी, ठीक, तो वहाँ राजा का शासन होगा, ठीक है। अब राजा के पास क्या क्या होगा, ठीक है, हमने बताया था सरकार तीन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होगा, ये जो तीनों पावर होती, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों पावर किंग के हाथ में होगी। मतलब कानून भी राजा बनाएगा, उसको लागू भी राजा करेगा, उस कानून पर न्याय भी राजा देगा। मतलब सारी पावर जो है इसी के पास होगी, डिक्टेटरशिप जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब अगर एक व्यक्ति चाहे तो किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, क्योंकि जब सारी पावर इन्हीं के हाथ में भैया, कोई भी कानून बनाएंगे, ठीक, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। एग्जीक्यूट भी जो मन होगा वही करेंगे, जिसको जो मन होगा उसको न्याय देंगे, जिसको मन होगा न्याय नहीं देंगे, ठीक है। एक प्रकार से डिक्टेटर का रूप धारण करेंगे। अगला देखो भैया, हाँ हमने बताया था ऑल पावर्स वेस्टेड इन किंग, समस्त शक्तियां राजा में निहित होंगी, ठीक है। हमने क्या बताया था, समस्त शक्तियां राजा में निहित होंगी। पावर देखो इनके कौन कौन सी हैं भैया, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। ये जो तीनों पावर्स होंगी किसके हाथ में होंगी, किंग, ठीक है, राजा के हाथ में होंगी। हमने बताया था भैया, ठीक है। राजा क्या करेगा, किसी भी देश में अगर ये सरकार है तो उसमें क्या होगा, राजतंत्र होगा, ठीक है, राजतंत्र होगा, सारी पावर राजा के पास में होगी। मतलब
लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीनों पावर राजा के हाथ में होंगी। ठीक है, राजा भैया कानून भी बनाएगा, उसको लागू भी करेगा, उस कानून पर न्याय भी राजा का ही होगा। ये हमने समझा ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, अब हम समझते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सरकार क्या होती है। हमने अभी बताया, डिफिनेशन दी थी। ठीक है, कि होता क्या है, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद देखते हैं, लिख लिया उसके बाद समझाते हैं। ये डेफिनेशन किसकी द्वारा दी गई थी? अब्राहम लिंकन। देखो, अब्राहम लिंकन भैया थे। ठीक है, इन्होंने लोकतंत्र की डिफिनेशन दी, डेमोक्रेसी की किसे कहते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब समझाया कि डेमोक्रेसी होती क्या है एक्चुअल में। ठीक है, इन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी में ये होता भी है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। ठीक, यही डेमोक्रेसी है अब्राहम लिंकन के द्वारा। इसमें क्या होगा, जनता खुद शासन करेगी। ठीक, अपने लोगों को चुनेगी। ठीक, जनता के द्वारा शासन ही क्या है, डेमोक्रेसी है। ठीक, रूल ऑफ, हमने भी बताया था, रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन हमने बताया था। पब्लिक क्या करती है, गवर्नमेंट को चुनती है, और गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक पर शासन करती है। ठीक है, तो भैया ये हो गया, नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे समझाते हैं। नोट कर लिया होगा भैया आप लोगों ने कुछ। देखो, डेमोक्रेसी में और एक चीज समझ लीजिए, नीचे जगह नहीं बची थी। देखो, डेमोक्रेसी में भैया पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया। ठीक है, लॉर्ड मॉन्टेग्यू थे। ठीक है, ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इन्होंने भैया लोकतंत्र के बारे में कहा। ठीक है, देखो, सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत बाई लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा दिया गया। ठीक, इन्होंने कहा देखो, एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। उन्होंने कहा भैया लोकतंत्र में कि शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत दिया। ठीक है, उन्होंने कहा भाई डेमोक्रेसी में किसी भी एक व्यक्ति के पास शक्तियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शक्तियों का पृथक्करण यानी बंटवारा होना चाहिए। किसी एक व्यक्ति के पास सारी पावर इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। ठीक, अगर वो सारी पावर उसके पास होंगी तो वो डिक्टेटर का रूप ले लेगा। ठीक है, जनता की सुनेगा ही नहीं। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। ठीक है, यही मतलब होता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति के पास सारी पावर होंगी तो जनता से मतलब ही नहीं रखेगा। ठीक है, ये जो सिस्टम है पूरा ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो इन्होंने भैया शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत दिया। इसके अकॉर्डिंग किया क्या गया, लेजिस्लेटिव की पावर को अलग किया गया, एग्जीक्यूटिव की पावर को किया गया, और जुडिशरी की पावर को अलग किया गया। मतलब इन तीनों की शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है भाई, कुछ पावर इनको दी गई, कुछ पावर इनको दी गई, और कुछ पावर इनको दी गई। किसी भी व्यक्ति को सारी पावर दी ही नहीं गई। ठीक है, डेमोक्रेसी में इसीलिए बोलते हैं कि जनता का शासन। ठीक है, क्योंकि इसमें किसी एक व्यक्ति की
पास कोई पावर होती नहीं। जब एक व्यक्ति के पास कोई पावर ज़्यादा होंगी नहीं, सारी पावर होंगी ही नहीं, तो लोगों का शोषण नहीं हो पाएगा। ठीक, मान लो लेजिस्लेटिव, बात करते हैं लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव के पास क्या कौन सी पावर है? कानून बनाने की शक्ति है। ठीक है, कानून बनाएंगे। एग्जीक्यूटिव के पास कौन सी पावर है? कानून को लागू करने की पावर है। लेकिन जुडिशरी के पास इन दोनों को कंट्रोल करने की पावर है। अगर लेजिस्लेटिव ने कोई ऐसा एक्ट बनाया है जो संविधान के अनुसार सही नहीं है, संविधान के अगेंस्ट है, ठीक, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, उसको तुरंत निरस्त कर देगी। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के बारे में, अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा काम किया है, किसी भी ऐसे एक्ट को लागू करवाया है जो इलीगल है, ठीक, उसको भी जुडिशरी उस पर तुरंत एक्शन लेगी। तो इन दोनों पिलर को कौन? जुडिशरी कंट्रोल करती है। इसीलिए तीनों की पावर अलग अलग होती है। ठीक है, इनके पास अलग पावर होती है, इनके पास अलग पावर। अगर ये पावर, तीनों पावर किसी एक व्यक्ति को दे दी जाती तो भैया वो तो पूरा सिस्टम ही बिगाड़ कर धर देता। फिर तो यही हो जाता ना, ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जाती। तो डेमोक्रेसी कहाँ होती? इसीलिए इसमें पृथक्करण का सिद्धांत दिया गया, इन्होंने लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने दिया कि ताकि किसी भी व्यक्ति के पास सारी पावर ना हो। अगर सारी पावर होंगी तो लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, भाई उसका जो मन होगा वो करेगा। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का शासन। ठीक है, वो जनता जब सेटिस्फाई नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो ये पूरी व्यवस्था टूटेगी और इसी व्यवस्था में कन्वर्ट होगी अगर शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत नहीं होता तो। नोट कर लीजिए भैया आप लोग। नोट कर लिया होगा भैया। एक चीज़ और समझ लीजिए थोड़ा सा इसमें दोनों में। देखो, बात करते हैं ऑटोक्रेसी में। ठीक, ऑटोक्रेसी में क्या होता है भैया? इसमें क्या होते हैं? प्रजा होती है। सभी को पता होगा राजतंत्र में प्रजा होती है। ठीक, पीपल मतलब प्रजा। ठीक, अब बात करते हैं प्रजा। ठीक, देखो प्रजा के कर्तव्य तो होते हैं, मतलब ड्यूटीज, कर्तव्य होते हैं। ठीक है, कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज, ड्यूटी। लेकिन प्रजा का कोई अधिकार नहीं होता है। राजा के सामने उठकर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अधिकार मतलब राइट नहीं होते। ठीक है, इसकी बात करते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं? डेमोक्रेसी में सिटीजन होते हैं, सिटीजन्स, नागरिक। देखो एक चीज समझ लिए ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी में। देखो ऑटोक्रेसी सभी को पता है राजतंत्र में प्रजा होती है। ठीक है, पीपल प्रजा होती है। ठीक, प्रजा के पास कर्तव्य तो होते हैं, राजा उनको काम देता है, कर्तव्य देता है, ड्यूटी देता है, लेकिन प्रजा क्या करती है? उसको अधिकार कोई नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति, प्रजा कभी भी राजा से क्वेश्चन नहीं कर सकती है। ठीक है, क्यों करेगी भाई क्वेश्चन? क्योंकि तीनों पावर इसी के पास में है। ठीक, आप कुछ भी बोलोगे सुनेगा नहीं। ठीक, तुरंत आपको फांसी सुना देगा, क्योंकि जुडिशरी भी तो इसके पास है। ठीक है, तो एक प्रकार से डिक्टेटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ प्रजा के पास भाई अधिकार कोई नहीं होते हैं। ठीक, केवल उनके कर्तव्य होते हैं। काम जो हो रहा है उसको देखो, ऑब्जर्व करो, लेकिन क्वेश्चन मत करो, ये तुम्हारे पास अधिकार नहीं है। ठीक है, ये होता है भैया क्या होता? ऑटोक्रेसी में। ठीक है, प्रजा इसमें होती है। ठीक, इसके पास कोई अधिकार नहीं होते, कर्तव्य। बात करते हैं डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में सिटीजन होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा डेमोक्रेसी में सिटीजन, नागरिक। नागरिकों के पास कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य भी होते हैं। ठीक है, आप भी पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, 6 सिटीजन क्या होते हैं? नागरिक कर्तव्य होते हैं। ठीक है, होते तो 7 थे लेकिन एक को अलग कर दिया गया है। ठीक है, आगे पढ़ाएंगे अभी। ठीक है, जब आर्टिकल पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। ठीक है, तो नागरिकों के पास भैया कर्तव्य होते हैं और नागरिकों के पास अधिकार भी होता है। ठीक है, डेमोक्रेसी में सरकार होती है। ठीक, जनता का शासन, इसमें जनता का अधिकार होता है। अगर गवर्नमेंट कोई भी काम गलत करेगी जनता तुरंत उससे क्वेश्चन करेगी। ठीक, लेकिन इसमें ये नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि क्यों नहीं होता था? देखो इसमें शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत लगा। किसी भी व्यक्ति के पास एक पावर पूरी शक्तियां नहीं निहित हैं। ठीक है, हर व्यक्ति के पास पावर अलग अलग है। तो जनता जिसको चाहे उसको हटा सकती है तुरंत। ठीक, उस पर नया व्यक्ति लाया जा सकता है। तो इसमें रियल पावर जनता के पास है, यहाँ रियल पावर प्रजा के पास नहीं है। ठीक, यहाँ राजा के पास है। ठीक है, क्योंकि इसमें देखो सत्ता परिवर्तन का खेल है। ठीक है, जनता जिसको चाहे उसको
राजा बना सकती है, ठीक, जिसको चाहे उसको भिखारी बना सकती है, ठीक है। डेमोक्रेसी में ये होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें उल्टा होता है, राजा प्रजा को, ठीक, भिखारी बना सकता है, लेकिन प्रजा राजा को भिखारी नहीं बना सकती है, ठीक है। इसमें राजा जितना मन चाहेगा उतना लोगों का शोषण करेगा, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें अगर लोगों को पता चल गया कि सरकार उनके खिलाफ काम करे, सरकार उनके लिए काम नहीं करे, वो तुरंत हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें लोगों का शासन। तो भैया यहाँ लोगों का अधिकार भी होता है और कर्तव्य भी होते हैं, ठीक है। कुछ कर्तव्य होते हैं और कुछ अधिकार होते हैं, ठीक। अधिकार इसीलिए होते हैं, ठीक है, हमने बताया था, अभी जिक्र किया था, कोई भी अगर सारी पावर होंगी तो अधिकार नहीं होंगे, शोषण होगा। अगर पावर डिवाइड होंगी तो शोषण होना ही नहीं है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक गवर्नेंस, डेमोक्रेसी पर, सॉरी डेमोक्रेसी पर बात करते हैं, ठीक है। हमने सरकार के बारे में पढ़ा, अब हम आते हैं डेमोक्रेसी पे। आखिर ये लोकतंत्र क्या है, ठीक है, इसे समझते हैं भैया। डेमोक्रेसी देखो, डेमोक्रेसी के बारे में समझते हैं अच्छे से। पहले टॉपिक्स देख लेते हैं हमें कि डेमोक्रेसी में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अच्छे से हमें डेमोक्रेसी में पढ़ना है। पहले तो डेमोक्रेसी का मतलब भी समझना है, डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, मीन्स मतलब अर्थ, ठीक है। आखिर डेमोक्रेसी है क्या, सबसे पहले हम ये जानेंगे। दूसरा, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, कितने प्रकार की होती है, ठीक है। दूसरा, डेमोक्रेसी में इलेक्शन सिस्टम कैसा होता है, ठीक है ना, इलेक्शंस, चुनाव प्रक्रिया। दूसरा, गवर्नेंस, शासन प्रणाली कैसे होती है, ठीक। डेमोक्रेसी में लोग किस प्रकार शासन करते हैं, गवर्नेंस सिस्टम, शासन प्रणाली। अगला हम देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का संकेंद्रण, मतलब शक्तियां किसके पास हैं। देखो, पहला डेमोक्रेसी में हम यही समझेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद समझते हैं। देखो, डेमोक्रेसी में हमें क्या पढ़ना, सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब समझना, डेमोक्रेसी क्या होती है, ठीक, किस प्रकार से इसका सिस्टम होता है, ठीक है। उसके बाद हम टाइप समझेंगे, कितने प्रकार की होती है डेमोक्रेसी, ठीक। उसके बाद इलेक्शन, डेमोक्रेसी में चुनाव प्रक्रिया कैसी होती है, ठीक। उसके बाद समझेंगे शासन प्रणाली, भाई लोकतंत्र में किस प्रकार से शासन किया जाता है, ठीक। उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ पावर, शक्ति का संकेंद्रण, लोकतंत्र में डेमोक्रेसी में शक्ति का संकेंद्रण यानी सत्ता किसके पास होती है, ठीक, पावर किसके पास होती है, ठीक है, ये समझेंगे। सबसे पहले टॉपिक हम समझते हैं अपना ये, इसका मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी, ठीक है। तो मतलब समझते हैं। देखो भैया, डेमोक्रेसी वर्ड जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखो, डेमोक्रेसी वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, डेमो प्लस क्रेसी, ठीक। डेमो का अर्थ होता है पब्लिक, डेमो, डेमो का मतलब होता है पब्लिक, मतलब जनता। क्रेसी का मतलब होता है रूल यानी शासन, रूल यानी शासन, मीन, ठीक है, जनता। तो अगर हम दोनों को मिला दें भैया तो क्या होगा, जनता का शासन, रूल ऑफ पब्लिक, जनता का शासन, रूल ऑफ
पब्लिक, जनता का शासन। ठीक, हमने देखा डेमोक्रेसी वर्ड जो हमने सबसे इसका मतलब समझा। ठीक है, डेमोक्रेसी वर्ड दो शब्द से मिलकर बना है भैया, डेमो प्लस क्रेसी। डेमो का मतलब होता है पब्लिक, क्रेसी का मतलब होता है रूल। ठीक, तो अगर हम दोनों को ऐड करते क्या होगा, जनता का शासन यानी रूल ऑफ पब्लिक, ये इसका मतलब होता है। हमने अभी बताया था, डेमोक्रेसी की डिफिनेशन भी थी, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही डेमोक्रेसी, अब्राहम लिंकन के द्वारा। तो वही डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है जनता का शासन, लोगों का शासन। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बाद मिटाते हैं। अब हमने मतलब समझा, अब अगला टॉपिक समझते हैं टाइप में। ठीक है, टाइप, डेमोक्रेसी टाइप समझते हैं। डेमोक्रेसी टाइप, ठीक है, कितने प्रकार की डेमोक्रेसी होती है, टाइप समझते हैं। देखो भैया, डेमोक्रेसी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट, डेमोक्रेसी प्रत्यक्ष लोकतंत्र, दूसरा आ गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, नोट कर लीजिए, उसके बारे में समझते हैं फिर से। ठीक है, तो देखो हमने बताया डेमोक्रेसी, भैया डेमोक्रेसी के दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है इसके बारे में समझते हैं। देखो डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है। ठीक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जब जनता अपना शासन स्वयं करे, अपना शासन स्वयं करे। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है। ठीक, जब जनता अपना शासन स्वयं करे। भैया देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब जनता अपना शासन स्वयं करे। तो कोई भी देश होगा, उसमें अगर जनसंख्या की बात करें तो भाई जनसंख्या एक दो लोग तो होंगे नहीं, जनसंख्या भाई कोई भी देश का निर्माण लाखों करोड़ों लोगों से मिलकर बना होता है। ठीक, तो अगर प्रत्येक व्यक्ति शासन करेगा तो ये तो व्यवस्था सही नहीं चल पाएगी ना, ये तो प्रैक्टिकली व्यवहार में पॉसिबल ही नहीं है। जब प्रत्येक व्यक्ति अपना शासन स्वयं करेगा तो एक लोग होंगे तो होगा नहीं भाई, इसमें क्या होगा, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक, और अगर हम बात करते हैं एरिया की, ठीक, तो एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, पहली बात तो अगर प्रत्येक व्यक्ति शासन करेगा तो एक व्यक्ति तो है नहीं, तो ये सिस्टम पूरा गड़बड़ा जाएगा, लोकतंत्र का जो सिस्टम है गड़बड़ा जाएगा। ठीक, व्यवहार में पॉसिबल नहीं, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ी कमी प्रत्यक्ष लोकतंत्र डायरेक्ट डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी कमी यही है कि जनता अगर अपना शासन स्वयं करेगी ना तो पूरे देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो भाई व्यवहार में पॉसिबल नहीं होगा। तो इसकी कमियां कौन कौन सी हैं, दो लिमिटेशन है। ठीक है, लिमिटेशन, कमियां। ठीक, ये तो व्यवहार में पॉसिबल नहीं होगा। पहली कौन सी है, दो कमियां हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, कमी यही है, इसीलिए इसे व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है और एरिया भी बहुत ज़्यादा है, एरिया भी बहुत ज़्यादा है। ठीक, डायरेक्ट डेमोक्रेसी व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमने अभी बताया, जब प्रत्येक व्यक्ति शासन करना चाहेगा तो कोई भी देश एक दो लोगों से मिलकर नहीं बना होगा, उसमें लाखों करोड़ों लोग होंगे। अगर लाखों करोड़ों लोग शासन करने लगेंगे ना तो पूरी देश की व्यवस्था
अव्यवस्था में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक। और हम बात करते हैं एरिया, ठीक। पहली लिमिटेशन तो यही है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक, इसलिए पॉसिबल नहीं है। दूसरी एरिया बहुत ज़्यादा है, ठीक। कोई भी देश का एरिया, भाई देश ऐसे नहीं बनता है, ठीक, देश का कुछ एरिया होता है, ठीक है। छोटे छोटे, अगर छोटा सा एरिया होगा तो वो देश नहीं होगा, ठीक है। देश तभी होगा जब उसका एक बड़ा एरिया होगा, ठीक। तो एरिया भी जो बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए व्यवहार में भैया जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसको एक चीज़ और कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहते हैं, ठीक, या फिर रिप्रेजेंटेटिव। देखो इसमें क्या होगा, हमने बताया था, ठीक है। देखो ये होता है, इसमें क्या होता है, ठीक, जब जनता या लोग, जब जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करे, प्रतिनिधियों के माध्यम से क्या करे, शासन करे, ठीक है ना, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। इसमें क्या करेगी पब्लिक देखो इसमें क्या होता है, ठीक, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। इसमें क्या होता है भैया, इसमें जनता जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। इसमें जनता स्वयं शासन करती है, ठीक, इसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। देखो पब्लिक क्या करती है, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, ठीक, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक, जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो क्या करते हैं, जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, उनका चुनाव करके चुनती है, ठीक। यही रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इन पर शासन करते हैं। ये पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कौन, एमपी और एमएलए, ठीक है ना। ये जो एमपी और एमएलए होते हैं यही पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक, और इन्हीं को जनता चुनकर कहाँ भेजती है, लोकसभा और विधानसभा में भेजती है, ठीक है, लोकसभा और विधानसभा में भेजती है, यही इनके माध्यम से शासन करते हैं, ठीक है, यही वहाँ जाकर कानून बनाते हैं इनके लिए, ठीक, और पूर्ण रूप से यही शासन करते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर हम कंपेयर करें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी भैया इसमें प्रत्येक व्यक्ति शासन करना चाहता है, तो ये तो पॉसिबल होगी ही नहीं, ठीक। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में जनता स्वयं शासन नहीं करेगी, करेगी तो स्वयं, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति शासन नहीं करेगी, वो अपने प्रतिनिधियों को चुनेगी, ठीक, जो भी जनता की मेजोरिटी होगी, ठीक, जिसको जनता पसंद करेगी उसको कहाँ भेजेगी, ठीक, पार्लियामेंट में भेजेगी। और ये जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होंगे भैया, जनता के प्रतिनिधि जो होंगे, जो जनता पर शासन कर रहे हैं, ये उनके लिए काम करेंगे, ठीक है, कानून बनाएंगे, पूरी व्यवस्था इसी पर टिकी हुई है, ठीक है। तो ये डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये व्यवहार में पॉसिबल है, लेकिन ये व्यवहार में पॉसिबल नहीं है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। आप सभी जानते हैं जनता क्या करती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करके उन्हें शासन में भेजती है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी पॉसिबल है और ये इंडिया में भी है, ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आगे देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है इसका। चलिए भैया, आज क्लास तो बहुत ज़्यादा हो गई है, ठीक है, और काफ़ी देर भी हो गई, ओवर हो चुकी है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ओके।